हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसए नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को। आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर बायो से है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने इकोलॉजी के 8 वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अभी तक अपलोड करे हैं और टाइम टू टाइम मैं और वीडियो लेक्चर्स उसके अपलोड करती रहूंगी। आज हम शुरू करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन से। डीएनए रेप्लिकेशन में डिटेल पे जाने से पहले हम बेसिक देख लेंगे उसका कि किस तरीके से डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव हुआ था कि ये डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है। द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, long before DNA and RNA were known to carry genetic information, scientists realized that the living organism contains some substance that is responsible for the characteristics that are passed on from parents to offspring. तो DNA और RNA का डिस्कवर होने से पहले कि DNA और RNA ही है वो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है, वो पता लगने से पहले साइंटिस्ट को कुछ रियलाइजेशन हो चुकी थी कि कुछ एक ऐसा सब्सटेंस है जो पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसकी शुरुआत, डीएनए को ढूंढने की जो शुरुआत है वो 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर जिस टाइम पे काम कर रहे थे उस टाइम पे क्रिमियन वॉर चल रही थी और जहां उनकी लैब थी उसके पास ही हॉस्पिटल था जहां पे सोल्जर्स, वुंडेड सोल्जर्स आते थे। तो उन्होंने उनके बैंडेजेस से पस सेल्स आइसोलेट किए थे और उन्हें पस सेल्स से जो उन्होंने आइसोलेट किया था सब्सटेंस, वो उन्हें ऐसा शुरू में लगा कि वो शायद प्रोटीन है, लेकिन केमिकल टेस्टिंग के बाद ये पता लगा कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस है। तो फोस्फोरस पर्टिकुलरली डीएनए में पाया जाता है, तो इसी कारण उन्होंने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को नाम दे दिया न्यूक्लिन। ऐसे ही और सैंपल्स उन्होंने स्टडी करे और सेम कंपोनेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस के उन्हें मिले। वो ये तो पता नहीं लगा पाए कि ये डीएनए है, ये क्या है, पर उन्होंने उसे नाम दे दिया, दैट इज न्यूक्लिन। अगले थे ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्टेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया था। बेसिकली उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का एक प्रोसेस है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या लेटरल जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जीन्स है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट या बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जनरेशंस। पर्टिकुलरली इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन चूज किए, एक है टाइप 3S स्ट्रेन और दूसरा है टाइप 2R स्ट्रेन। S स्ट्रेन को हम स्मूथ स्ट्रेन भी बोलते हैं और R स्ट्रेन को हम रफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो ये जो स्मूथ स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ये बैक्टीरिया एंटर करेगा तो उसे वो निमोनिया कॉज करेगा। लेकिन जो टाइप 2R स्ट्रेन है ये हार्मलेस है, नॉन वायरुलेंट है, ये कभी भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। तो उन्होंने ये 2 स्ट्रेन्स टाइप 3S एंड टाइप 2R ये लेकर उन्होंने माइस को इन्फेक्ट किया इन दोनों स्ट्रेन से। सबसे पहले उन्होंने लिविंग 3S स्ट्रेन जो था बैक्टीरिया का वो लिया। तो ये वो स्ट्रेन है बैक्टीरिया का। ये जो पिंक बाउंड्री है ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स है। तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स जो है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से बचाता है। मतलब इम्यून सिस्टम पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स का कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इम्यून सिस्टम पहचान ही नहीं पा रहा है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स को और इस तरीके के बैक्टीरिया को, तो इन्फेक्शन होगा और माइस की डेथ होगी। इस केस में यही है कि ये जो लिविंग 3S है टाइप 3 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे ही इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में तो माइस की डेथ हो गई। सेकंड केस में इन्होंने लिविंग 2R टाइप
टू वाला जो बैक्टीरिया था वो चूज किया। तो इसके पास यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की पॉलीसेक्राइड कैप्सूल या पॉलीसेक्राइड कोट नजर नहीं आ रहा, तो इम्यून सिस्टम इसे पहचान लेगा और इसकी किलिंग कर देगा। तो जैसे ही इस स्ट्रेन का बैक्टीरिया माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस सर्वाइव कर गया क्योंकि इस बैक्टीरिया की डेथ हो गई बिकॉज इम्यून सिस्टम ने उसे अटैक कर दिया। थर्ड केस में उन्होंने हीट किल्ड टाइप 3S स्ट्रेन चूज किया। वो ही टाइप 3S था लेकिन उसको हीट किल्ड कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। और जैसे उसे माइस में इंजेक्ट किया, अगेन बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब माइस जो है वो सर्वाइव करेगा। लेकिन जब फोर्थ केस में इन्होंने हीट किल्ड 3S एंड लिविंग 2R का कॉम्बिनेशन लिया, मतलब हीट किल्ड 3S था, मतलब ऑलरेडी 3S जो था वो डिस्ट्रॉयड था, और लिविंग 2R में तो ऑलरेडी पॉलीसेक्राइड कैप्सूल प्रेजेंट ही नहीं है, तो इन्फेक्शन कैसे होगा। तो जैसे ही इन्होंने इंजेक्ट किया तो उन्हें एक बहुत अलग सी चीज देखने को मिली। इनके हिसाब से, ग्रिफिथ के हिसाब से होना क्या चाहिए था कि माइस जो है वो सरवाइव करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी वो हीट किल्ड 3S स्ट्रेन यूज कर रहे हैं एंड लिविंग 2R स्ट्रेन यूज कर रहे हैं, लेकिन हुआ उससे उल्टा, माइस की डेथ हो गई। तो जब इन्होंने टिश्यू को एनालाइज किया, डेड माइस की टिश्यूज को एनालाइज किया, तो देखा कि उसके अंदर अब लिविंग 3S जो है वो रिकवर हुआ। ये कैसे हुआ, तो इन्होंने पता लगाया कि जो टाइप 2R स्ट्रेन थी और टाइप 3S स्ट्रेन थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो टाइप 2R स्ट्रेन थी वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गई और अब वो लिविंग 3S स्ट्रेन बन गई। और जब वो लिविंग 3S स्ट्रेन बन गई तो उसने अपने आसपास पॉलीसेक्राइड कैप्सूल बना लिया। अब देखते हैं किस तरीके से हुआ। So the virulence of S strain is due to presence of polysaccharide coat, a capsule surrounding each cell. तो S strain वायरुलेंस इसीलिए है क्योंकि उसके आसपास पॉलीसेक्राइड का कोट है जो उसको इम्यून सिस्टम से बचाता है। And the R strain is genetically identical except that it carries a mutation that prevent it from making. तो वैसे ये S strain से genetically identical है लेकिन इसमें म्यूटेशन हो रखी है, और म्यूटेशन होने की वजह से क्या है, पॉलीसेक्राइड कोट जो है इसमें नहीं बना। So this polysaccharide capsule protect bacterial cell from destruction by white blood cells. सो बेसिकली हम लोग फोर्थ केस ले लेंगे जिसमें हमने दोनों स्ट्रेन्स को यूज किया था। सो इफ ही इंजेक्टेड हीट किल्ड टाइप 3S pneumococci प्लस लाइव टाइप 2R pneumococci इनटू माइस, many of the mice come to pneumonia and live type 3S cells were recovered from the carcasses. तो जब उन्होंने हीट किल टाइप 3S निमोनिया डाला और टाइप 2R डाला तो बहुत सारे माइस जो है उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ निमोनिया, और डेड माइस में से इन्हें क्या मिला, टाइप 3S का स्ट्रेन इन्हें मिला। सो ये जो वायरुलेंस है, जो इन्होंने ऑब्जर्व करी, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द टाइप 3S दैट सर्वाइव द हीट ट्रीटमेंट। तो जब इन्होंने पहले हीट ट्रीटमेंट दी थी उसमें से हो सकता है कि कुछ टाइप 3S जो है वो सरवाइव कर गए हो, पर ये वायरुलेंस, ये जो पर्टिकुलर केस में जो वायरुलेंस हुई थी और जिसके कारण माइस की डेथ हुई थी, ये उन बचे हुए टाइप 3S से नहीं थी। So the live pathogenic pneumococci recovered from carcasses had type 3 पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। सो ग्रिफिथ ने फाइनली ये कंक्लूड किया कि जो टाइप 2R है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है लीथल टाइप 3S में बाय द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो हालांकि ग्रिफिथ भी ये पता नहीं लगा पाए थे कि ये क्या चीज है पर्टिकुलरली जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब डीएनए का वो नहीं पता लगा पाए थे, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन पता चल गई थी कि हाँ टाइप 2R जो है वो टाइप 3S में ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है। तो जर्नली हम ये जो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बेसिक व्यू देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। Bacterial transformation is the heritable change in the properties of bacteria caused by uptake of naked DNA. तो सपोज करो ये एक बैक्टीरिया का नेकेड डीएनए फ्रेगमेंट है
मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो जिस बैक्टीरिया का ये डीएनए फ्रेगमेंट है ये डोनर है, और जिस बैक्टीरिया में ये एंटर करेगा वो रेसिपिएंट है। तो रेसिपिएंट सेल टेक अप द डोनर डीएनए, और जैसे ही डोनर डीएनए एंटर करेगा रेसिपिएंट सेल में रिकम्बिनेशन होगी। रिकम्बिनेशन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये रिकम्बिनेशन हो गई यहाँ पे, और जो अनरिकम्बाइंड डीएनए वो डिग्रेड हो जाएगा। अब ये जो बिल्कुल हमें जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल मिल गया, तो इसे इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। और तो ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में अगर करना हो तो बहुत इस लेंथी प्रोसेस हम करेंगे इसको और डिटेल में करना हो, बट ये एक जर्नल व्यू है कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि ग्रिफिथ ये पता नहीं लगा पाए थे कि वो क्या मटेरियल है जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, तो एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे काम किया था। तो उन्होंने एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था। तो फाइनली ये वो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंक्लूड किया था कि जो डीएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल है एक सेल का। सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट उस हीट किल्ड एस्ट्रेन से निकाल दिया। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसकी पॉलीसेक्राइड चेन। जो पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल था वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। तो इन्होंने लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी उस बैक्टीरिया की जो मतलब वो जो पॉलीसेक्राइड चेन या पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है वो ऑलरेडी पहले ही निकाल दिया। अब 3 चीजें बचती हैं, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। तो इन तीनों चीजों में से डाउट था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। 3 सैंपल्स इन्होंने बनाए, दिस इज सैंपल फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट सैंपल में इन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया। तो प्रोटीनेज क्या है, एंजाइम, तो प्रोटीन को क्लीव करने वाला एंजाइम। तो जब इन्होंने प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया तो उस सैंपल में अब प्रोटीन नहीं है आफ्टर एडिंग प्रोटीनेज एंजाइम। तो क्या इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अभी भी जो एस सेल्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, मतलब टाइप 2R जो है वो टाइप 3S में अभी भी कन्वर्ट हो रहा है और माइस की डेथ हो रही है। इसका मतलब कि प्रोटीन तो वो नहीं था क्योंकि प्रोटीन डिस्ट्रॉयड हो चुका है, लेकिन अब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मतलब प्रोटीन वो नहीं था जो ट्रांसफॉर्म हुआ था। सेकेंड सैंपल में इन्होंने राइबो न्यूक्लियस लिया। राइबो न्यूक्लियस इज आरएनए को क्लीव करने वाला एंजाइम। तो अब सैंपल में आरएनए नहीं है, तो क्योंकि आरएनए नहीं है सैंपल में, तो अब जब इन्होंने ऑब्जर्व किया फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, टाइप 2R टाइप 3S में ट्रांसफॉर्म्ड हुआ। अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन वो आरएनए नहीं है जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो अब जब इन्होंने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस ऐड किया, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को क्लीव करता है, अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, अब टाइप 2R ही रहा और माइस जो है वो सरवाइव कर गया। मतलब वो डीएनए ही था जो टाइप 2R को टाइप 3S में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहां से कंक्लूड हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिफिक कम्युनिटीज थी जिन्हें अब भी कंफ्यूजन था कि ये डीएनए है या प्रोटीन है, डीएनए है या फिर प्रोटीन है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो अभी भी कंफ्यूज थे। तो फाइनली हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने इन दोनों ने प्रूव किया कि वो डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। तो 1953 में एल्फ्रेड डी हर्शे एंड मार्था चेज दे पब्लिश्ड अ पेपर दैट डीएनए वाज जेनेटिक मटेरियल। तो ये स्टडी कर रहे थे बैक्टीरियोफाज की, T2 बैक्टीरियोफाज की। ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज को अगर हम देखें तो ये जो बाहर है ये इसका हेड है जिसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं, और ये प्रोटीन का बना होता है, और अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो बेसिकली इस पोर्शन को लेके ही इन्होंने टेस्ट किया, बिकॉज इन्हें ये कंफर्म था कि प्रोटीन में सल्फर होता है और डीएनए में फोस्फोरस होता है। इसी के आधार पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सल्फर को और फोस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया। तो ये जो रेडियो एक्टिव किया और फाजिस को उसके साथ लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव फाजिस इन्होंने बनाए।
और फिर इन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फाजेस को बैक्टीरिया के साथ फर्स्ट स्टेप में इन्होंने मिक्स कर दिया। यहाँ पे इन्होंने, ये फाजेस है, बैक्टीरियोफाज है और ये बैक्टीरिया है। सो इन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया उसको, अलाउ किया कि ये जो फाज है ये इन्फेक्शन कॉज कर सके। कुछ टाइम दिया कि फाजेस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर सेंड कर सके, इन्फेक्शन कॉज कर सके। उसके बाद इन्होंने इसे एजिटेट किया, इन्होंने इसे मिक्स किया ब्लेंडर के अंदर, ताकि अब जब इन्फेक्शन हो चुकी है तो जो फाजेस हैं और जो बैक्टीरियाज हैं ये इस तरीके से आपस में सेपरेट हो जाए। तो सेपरेशन होने के बाद इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है जब हम पार्टिकल को सेपरेट करते हैं उसकी साइज, शेप या उसकी डेंसिटी के हिसाब से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इन्हें इस तरीके का सॉल्यूशन मिला जिसमें पैलेट था और सुप्रिनेटेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ, जहां पे इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था, कि जो सुप्रानाटेंट था वो रेडियो एक्टिव था, ना कि पैलेट, क्योंकि बैक्टीरिया जो था वो पैलेट नीचे सेटल डाउन हो गया पैलेट की फॉर्म में, और जो कैप्सिड था, जो उसका हेड था, वो सुप्रानाटेंट में था। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव है वो इस रेडियो एक्टिविटी जो है वो इस पोर्शन में नजर आ रही है। तो ये शो होता है कि जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, क्योंकि जब बैक्टीरिया को देखा गया तो यहाँ पता चल गया कि जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्मेबल एजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके की बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। लेकिन सेकंड सैंपल में जब उन्होंने फोस्फोरस लिया था, सेम उसी प्रोसेस से गए, सबसे पहले रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फाजेस को यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया, इन्हें टाइम दिया। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है इस बैक्टीरियोफाज का। तो इन्होंने मिक्स होने का उसे टाइम दिया ताकि ये इन्फेक्शन कॉज कर सके इस बैक्टीरिया को। तो जब मिक्सिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गई, उसके बाद इन्होंने उसे ब्लेंडर में एजिटेट किया ताकि ये जो फाजेस हैं और बैक्टीरियाज हैं ये आपस में सेपरेट हो सके। ब्लेंडिंग करने के बाद इन्होंने उसे सेंट्रीफ्यूगेट किया, सेंट्रीफ्यूगेट करके अगेन हमें पैलेट मिल गया और सुप्रानाटेंट मिल गया, और इस टाइम पे पैलेट जो था वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था। तो ये पाया गया कि अब बैक्टीरिया के अंदर उनको रेडियो एक्टिविटी साफ नजर आ गई यहाँ पे पैलेट में। तो ये प्रूव होता है कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म्ड होता है या जो जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस, शुगर पकरिंग, टॉर्शनल एंगल्स, ये सब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।